हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा 1 से लेकर के 7 तक। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 सवाल को कंप्लीट अभी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको 50 सवाल तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपका झारखंड कक्षपाल में जो सवाल पूछा जाएगा झारखंड जीके का, वो 50 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम पूरे 50 सवाल तक का आपको प्रैक्टिस सेट तक लेकर के आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसमें 30 प्रश्न को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट संख्या है 8 झारखंड सामान्य ज्ञान का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले देखने वाले जो लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं इसका क्लास हम लोग। पहला सवाल देखिए, आपको झारखंड जीके से पूछ रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए क्लियर आपको दिख रहा होगा। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? देखिए, दामोदर नदी की लंबाई आपको झारखंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो झारखंड में जो इसकी लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। कितना है? 592 किलोमीटर। इसमें से ये जो है 290 किलोमीटर की दूरी झारखंड में राज्य में तय करती है। जिसके बाद ये है पश्चिम बंगाल में घुस जाती है नदी, और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके ये जो नदी है ये हुगली में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और ये झारखंड की बात करें तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। टोटल दूरी झारखंड में 290 किलोमीटर और टोटल लंबाई दामोदर नदी की 592 किलोमीटर। झारखंड के बाद ये जाकर के बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। पहला सवाल आपको ये याद रख लेना है। दूसरा सवाल दामोदर नदी से ही आपको पूछा जा रहा है। सवाल पूछ रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार किया गया? दामोदर घाटी परियोजना, आप इसको जानते हैं डीवीसी के नाम पर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये जो डीवीसी बना, जो दामोदर घाटी परियोजना बना, ये अमेरिका की एक योजना को स्टडी करके उसी के ऊपर इसको बनाया गया था। तो जो अमेरिका में ये योजना चल रहा था उसका नाम क्या था, यही हम लोगों से पूछ रहा है। उसका नाम था टेनेंसी घाटी योजना। ठीक है, टेनेंसी घाटी योजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी निगम डीवीसी। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया था 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। इस परियोजना का डिजाइन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की टेनेंसी वैली अथॉरिटी, जिसको टीवीए के नाम से वहाँ पे लोग जानते हैं। टीवीए का पूरा नाम क्या होता है? टेनेंसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर इसको विकसित किया गया था। क्लियर हो गया? दामोदर नदी से 2 आपका जो है आ गया। तीसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत में योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? 3 नंबर का सवाल का आंसर करना है 100%। झारखंड में बंद और बीमार जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसको पुनर्जीवित करने और उन्हें राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था इस योजना को, जिसमें राज्य सरकार की 100% भागीदारी माने कि पूर्ण वित्त पोषित होती है। समझे? तो 100% इसका आंसर करिएगा। 4 नंबर सवाल है कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? देखिए, होता क्या ना कि गांव घर के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उतना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते थे। अभी तो बहुत हद तक सुधर गया। अभी तो सब लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। समझे? तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए एक योजना चलाई गई थी। बहुत पुराना योजना इसको कह सकते हैं आप, जिसका नाम था मिड डे मील। दोपहर में जो खाना बच्चों को मिलता है, खिचड़ी के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया था कि चल भाई स्कूल खिचड़ी मिलेगा। ठीक है, तो प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने, उन्हें स्कूल में बनाए रखने और उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए मिड डे मील माने मध्याह्न भोजन योजना चालू किया गया था। ठीक है, यही योजना इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? आदिम जनजातियां की बात हो रही है, तो इसका आंसर करिएगा 24। ठीक है, झारखंड की कुल 32 जनजातियों में से 8 को आदिम जनजाति माना गया है। जैसे आदिम जनजाति में कुछ कुछ का हम नाम बता देते हैं। जैसे असुर का आप नाम सुने होंगे, बिरहोर है, परिया है, माल पहाड़िया आदि जो हैं, ये सारे आदिम जनजातियों में आते हैं। इसका दर्जा इन लोगों को प्राप्त है। इन आदिम जनजातियों की आबादी झारखंड के लगभग सभी 24 जिलों में किसी न किसी मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो जनसंख्या कुछ भी हो, लेकिन 24 जिलों में आदिम जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। 6 नंबर सवाल है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? 6 नंबर का आंसर आपको करना है 10 में।
केंद्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए शुरू किया गया था इसको। और राष्ट्रीय सम विकास योजना RSVY के अंतर्गत में झारखंड के 10 जिलों को शामिल कर संचालित किया गया था। समझे, ये पुराना योजना है। 7 नंबर सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? आंसर कर दीजिएगा बूढ़ा घाघ, ऑप्शन ये। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, जिसे आप लोधा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात के नाम से भी आप इसको जानते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 143 मीटर है। 143 मीटर, फीट में इसको बदलिएगा तो 469 फीट आ जाता है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या फिर लोधा जलप्रपात है। क्लियर हो गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जिले में स्थित है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये कौन सा जिला में स्थित है? 8 नंबर का आंसर कर दीजिएगा भी लातेहार जिला में। लातेहार, झारखंड का जो लातेहार जिला है, यहीं पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है स्थित है। आप एक जगह का नाम सुने होंगे लातेहार में, जिसका नाम है महुआ डांड। ठीक है, तो महुआ डांड क्षेत्र में जो है पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच में ये जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। 9 नंबर सवाल है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 9 नंबर का आंसर आपको करना है ऑप्शन सी। ठीक है, बूढ़ा घाघ नदी के ऊपर में ही। ठीक है, तो यह जलप्रपात जो है लातेहार में बूढ़ा नदी के ऊपर में स्थित है, जो कि उत्तरी कोयल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल पूछ रहा है कि मैथन जल विद्युत परियोजना किन जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? 10 नंबर का आंसर कर दीजिएगा धनबाद में। मैथन जल विद्युत परियोजना, ठीक है, झारखंड के धनबाद जिला में दामोदर नदी की सहायक नदी जिसका नाम है बराकर नदी, उसी के ऊपर इसको बनाया गया है। ये जो है दामोदर घाटी निगम DVC के अंतर्गत में स्थापित पहली जल विद्युत परियोजना में से एक है। पहली जल विद्युत DVC के अंतर्गत में स्थापित किया गया था। समझे? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? मनरेगा का नाम बदल गया है। करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MG नरेगा इसका पूरा नाम था, शॉर्ट नाम था। योजना की शुरुआती चरण में 2 फरवरी 2006 को झारखंड के कुछ चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया और इसके बाद जो है 1 अप्रैल 2008 को इसे राज्य के सभी 24 जिलों में लागू कर दिया गया था। 12 नंबर सवाल आपका है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जिससे बिजली बनती है? तापीय विद्युत इसका आंसर करिएगा। क्या करिएगा? तापीय विद्युत। झारखंड में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है तापीय विद्युत है, माने कि आप जिसको थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयले के कारण पतरातू, बोकारो और चंद्रपुरा जैसे बड़े बड़े ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं और राज्य की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं का जो है इन लोग पूरा करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोयला से बिजली बनता है। ठीक है, क्या होता है? कोयला से बिजली बनता है, इसी को ताप विद्युत कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि झारखंड की आकृति कैसी है? तो भैया झारखंड की आकृति तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे। 13 नंबर का आंसर कर दीजिएगा चतुर्भुजाकार। ये जो है भौगोलिक मानचित्र पर झारखंड की सीमाओं को देखा जाए तो इसका आकार जो है वो चतुर्भुजा आकार के दिखाई देता है। 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन 90% लगभग क्षेत्र में एक ही मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी इसका आंसर आप लोगों को करना है। 90% भूभाग में झारखंड में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार के अधिकांश हिस्सों में नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ और इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो गया? लाल हो गया। 15 नंबर सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है 15 नंबर में, झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? 15 नंबर का आंसर कर दीजिएगा कृषि है। खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड की अधिकांश ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर माने कि कृषि के ऊपर जो है संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। यहाँ की लगभग 70 से 75% आबादी का जो मुख्य आजीविका का जो साधन है वो खेती है। लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, खेती तो बहुत कम लोग करना चालू करती हैं, है ना। 16 नंबर देखिए, झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? 16 नंबर का कर दीजिएगा 82.7%। झारखंड की
पथरीली और पहाड़ी भौगोलिक बनावट के कारण यहाँ भूमिगत जल का मात्रा जो है, जिसको ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, बहुत मात्रा इसका सिंचित बहुत ही कम मात्रा में सिंचित हो पाता है। राज्य के कुल जल संसाधनों का लगभग 82.7% भाग सतही जल है, जैसे नदियां हैं, तालाब है, बांध के रूप में उपलब्ध है, जबकि शेष जो है 17.3% ही भूभाग जल है। ठीक है, 17.3% ही क्या है, भूमिगत जल है, जो आप बोरिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं, कुओं के माध्यम से निकाल लेते हैं, उस जल का जो प्रतिशत है वो 17.3% ही है झारखंड में। अगला सवाल देखिए, झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? 17 नंबर का आंसर करना है 23,473 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड जो है झारखंड में जो है अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 23,473 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 18 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो एक ही उद्यान है बड़ा, सबसे पलामू अभ्यारण्य है ना, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य इसका पूरा नाम कह सकते हैं, कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल आपका है 979.97 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 1000 कहिए ना इसको। ये जो है भारत की शुरुआती बाघ आरक्षित क्षेत्र, जिसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में स्थापित इसको किया गया था, समझे, पलामू अभ्यारण्य को। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल पूछ रहा है पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये भी इसका हम लोग ने आंसर देखा है। तो 19 नंबर का जो सवाल हम लोग करेंगे वो करेंगे आंसर इसका लातेहार। ठीक है, इसका नाम पलामू अभ्यारण्य है, लेकिन पलामू जिले के विभाजन के बाद में जो है इसका मुख्य भाग और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला के अंतर्गत में आ गया। नाम है पलामू अभ्यारण्य, ठीक है, लेकिन जब लातेहार पलामू जिला में था तो उस टाइम पलामू अभ्यारण्य कहा जाता था, लेकिन बाद में जिले जो है अलग हो गए, लातेहार अलग जिला बन गया, तो ये आ गया पलामू अभ्यारण्य आपका लातेहार में, नाम तो नहीं चेंज होगा। तो पलामू अभ्यारण्य आपका लातेहार जिला में स्थित है। 20 नंबर सवाल देखिए, क्या है, लाडला उदह सीपुर एवं बारामसिया गर्म सोता किस जिले में स्थित है? देखिए गर्म कुंड के बारे में बोल रहा है, गर्म जल कुंड जो होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि 3-4 को नाम दिया गया है, जिसका नाम है लाडला उदह, शिवपुर और बारामसिया। ये कौन सा जिले में स्थित है? 20 नंबर का कर दीजिएगा, पाकुड़ में ये सारे स्थित है। ठीक है, ये सभी जो प्रसिद्ध गर्म जलकुंड है ना, और झारखंड के पाकुड़ जिला में ये सारे स्थित हैं। इन जलकुंडों की पानी में खनिज और सल्फर की मात्रा होने के कारण जो है ये स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर फिर से आपको इसी तरह का एक सवाल पूछ रहा है। 21 नंबर भी सेम सवाल है कि 12 झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नून बिल, ताता पानी और भूमका गर्म सोता किस जिले में स्थित है? 21 नंबर का आंसर जो करना है आपको दुमका कर देना है इसको। ठीक है, ये सभी प्रमुख गर्म जलकुंड जो है झारखंड की उपराजधानी है दुमका, और दुमका जिले में अलग अलग स्थानों में, जैसे मयूराक्षी नदी के तट पर या फिर अन्य प्रखंड में ये जो है फैले हुए हैं। ये सारे गर्म जलकुंड है जो दुमका जिले में आपका स्थित है। 21 नंबर में सभी गर्म जलकुंडों का नाम आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो क्या है? तो झारखंड के मुख्य आधार अभी भी कृषि ही माना जाता है 22 नंबर में। ठीक है, लगभग 75% लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि को ही माना जाता है, भले ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे खनिज संपदा भरा हुआ हो। 23 नंबर है राजमहल जीवाश्म फासिल अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? राजमहल जीवाश्म जो है अभ्यारण्य कौन सा जिला में अवस्थित है? 23 नंबर का क्या आपको आंसर करना है? इसका आंसर कर देना है साहेबगंज जिला में। ठीक है, साहेबगंज जिला में। कहाँ हो जाएगा? साहेबगंज जिला में राजमहल जीवाश्म उद्यान झारखंड के साहेबगंज जिला के एक जगह है मंडरो ब्लॉक, वहीं पर स्थित है। ये जो है करोड़ों वर्ष पुराने पौधों और पेड़ों के जीवाश्म यहाँ पर संरक्षित है। अच्छा, साहेबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए पूछ रहा है, मिटा लेते हैं इसको। हाँ, 24 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड के जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? अभी हम लोगों ने इसका आंसर देखा है 17.3%। ठीक है, भूमिगत जल, बाकी सतही जल है। 25 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस टाइम चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन सी।
मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन पलामू के प्रसिद्ध चेरो वंशीय शासक जिसका नाम था मेदिनी राय, यही थे। इनके समय में मुगलों के साथ पलामू के चेरो राजाओं का भी बहुत बार संघर्ष हुआ था, मतलब लड़ाई हुआ था। 26 नंबर सवाल देखिए, किस चेरो राजा को न्यासी राजा भी कहा गया है? तो 26 नंबर का आंसर कर दीजिएगा मेदिनी राय। ठीक है, राजा मेदिनी राय को उनकी न्यायप्रियता, लोक कल्याणकारी कार्यों और कुशल शासन के कारण न्यासी राजा या फिर कहिए तो महान राजा कहा जाता है। उनके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग भी माना जाता है। किनके शासनकाल को? मेदिनी राय को। इन्हीं के नाम पर पड़ा था मेदिनी नगर। ठीक है, जगह है ना पलामू में आपका मेदिनी नगर। अगला सवाल देखिए, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो प्रतिशत है वो कितना है टोटल क्षेत्रफल का? तो 27 नंबर का आपको जो आंसर करना है, कर देना है 29.76%। कहाँ गया ऑप्शन? तो यहाँ पे 29.95% कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्नलिखित में से किस युद्ध के पूर्व में हुआ था? 28 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्नलिखित में से किस युद्ध के पूर्व में हुआ था? आंसर कर दीजिएगा बक्सर का युद्ध। संथाल परगना क्षेत्र विशेषकर राजमहल और साहिबगंज का जो उधवा नाला है में अंग्रेजों की गतिविधियां बक्सर के युद्ध से ठीक पहले शुरू हो गई थी। वर्ष 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो है युद्धवा नाला में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें मीर कासिम की पराजय हो गया और यह ऐतिहासिक घटना 1764 के बक्सर युद्ध के पूर्व में हुई थी, जिसके बाद इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव पूरी तरह से स्थापित हो गया था। बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ, लेकिन 1763 में उधवा नाला में एक प्रसिद्ध युद्ध हो चुका था बंगाल के मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, जिसमें मीर कासिम का हार हो गया था। और यहीं से क्या हुआ, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन एक तरह से कहिए तो शुरू हो गया। 29 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? 29 नंबर का आंसर कर दीजिएगा विक्रम सिंह, ऑप्शन सी। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में जो है कुंवर विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। वे जो है पोड़ाहाट, जो भी सिंहभूम कहलाता है, वहाँ के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह के छोटे पुत्र थे। उन्हें जो है जागीर के रूप में कुछ गांव मिले थे, जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से विस्तारित करके स्वतंत्र सरायकेला राज्य का नींव रखा। और यही क्षेत्र जो है आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है छऊ नृत्य के लिए, सरायकेला। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या था कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया? विक्रम सिंह ने किया। कब किया? 1620 ईस्वी में किया। अब 30 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा किस वर्ष में बनाया गया था? ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज ने अपदस्थ कर दिया था, फिर इसको ढालभूम का राजा बनाना पड़ा। इसका बहुत दिलचस्प कहानी है, अभी आपको बताते हैं। इसका आंसर कर दीजिएगा 1777 ईस्वी में, ऑप्शन डी। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला जो विद्रोह था ना, वो था ढाल विद्रोह, जो शुरुआत तो हुआ 1767 में, लेकिन ये लगातार 10 साल तक चला। 1777 ईस्वी में जाकर के ये बंद हुआ, जिसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ढाल ने खुद किया था। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटा करके एक व्यक्ति था नीमू ढाल, उसका गोतिया में ही था, नीमू ढाल को राजा बना दिया, जिसके विरोध में जगन्नाथ ढाल ने 10 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया। और इस कड़े जनविद्रोह के सामने झुकते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा स्वीकार कर लिया। यही कहानी था इसका, और यहाँ पर कहानी खत्म होता है। 30 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और इसका अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट 9 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।